तेजस MK2 को HAL की तरफ से अभी 2022 में ही तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। तेजस MK1 डील को फाइनल करने के बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जल्दी से ही MMRC डील को फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है। यूएस नेवी की तरफ से भी तेजस की नेवल वेरिएंट को इवेलुएट करने के लिए HAL को अपनी लिफ्ट प्रोग्राम की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को सबमिट करने के लिए कहा गया है। इजरायली एम्बेसी के सामने हुई ब्लास्ट के बाद अभी भारत और इजराइल की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया गया है और अंत में यूनाइटेड स्टेट की नई गवर्नमेंट की तरफ से अभी आगे भी भारत के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करने की बात की गई, लेकिन साथ ही वो पाकिस्तान के साथ भी एक बैलेंस रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करने वाले हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 को लेके है और तेजस MK2 को लेके कुछ बहुत ही अच्छी खबर अभी सामने आई है। HAL के डायरेक्टर आर माधवन जी ने अपने रिसेंट मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया है कि अगले साल तक ही तेजस MK2 की पहली यूनिट पूरी तरीके से तैयार होने वाली है और इसकी पहली हाई स्पीड ट्रायल और टेस्ट फ्लाइट को 2023 में शुरू किया जाने वाला है। अभी HAL की तरफ से इसके स्ट्रक्चरल वर्क को किया जा रहा है और 2025 से इसकी सीरीज प्रोडक्शन को शुरू करने की कोशिश किया जा रहा है। अब ये तेजस का अब तक का सबसे बेहतर वेरिएंट होने वाला है, जो कि तेजस की MK1 वेरिएंट के मुकाबले भी साइज में काफी बड़ा होने वाला है और बेहतर वेपन पैकेज को कैरी करने वाला है। साथ ही इसकी रेंज और एंड्योरेंस भी तेजस की वर्तमान की सभी वेरिएंट से बेहतर होने वाली है। स्टैंडर्ड की पहली तेजस को 2022 की सितंबर से अक्टूबर के बीच HAL तैयार करने वाली है, लेकिन इसकी ग्राउंड ट्रायल में थोड़ा वक्त लगने वाला है, लेकिन इसको पहले से तय किए टाइम से काफी पहले तैयार किया जाने वाला है और 2023 की शुरुआत में इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। फिर इसकी प्रोडक्शन को 2025 से 2026 के बीच शुरू किया जा सकता है। इसके बाद HAL पैरेलल वे में MK प्रोग्राम को भी डेवलप कर रही है, जिसकी टेस्ट फ्लाइट को 2026 में करने का एम रखा गया है और इसमें तेजी आने के पीछे एक मेजर कारण यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना है, जिसकी वजह से HAL के ऊपर एक्स्ट्रा लोड यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। वहीं पर तेजस MK1 डील अब फाइनली साइन होने वाली और ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एरो इंडिया शो के दौरान 4 फरवरी को इसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया और HAL के चीफ के मौजूदगी में साइन किया जाने वाला है। अगला अपडेट MMRC टेंडर को लेके है। NI की रिपोर्ट के मुताबिक एरो इंडिया शो के दौरान तेजस MK1 डील फाइनल होने के बाद ही अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपना पूरा फोकस MMRC टेंडर के ऊपर दिया जाने वाला है। इस डील की कीमत लगभग 1,30,000 करोड़ के आसपास होने वाली है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले से ही इसके लिए RFI को इशू किया जा चुका है और अभी इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का मिलने का इंतजार किया जा रहा है। अब ये इंडियन एयरफोर्स का अब तक का सबसे बड़ा महंगा फाइटर जेट डील होने वाली है, जिसमें अभी 4.5 जनरेशन की 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदे जाने वाले हैं। वैसे अभी इस टेंडर में 2 नए एयरक्राफ्ट को ऐड किया गया, जिसमें से हाल ही में ऐड हुई F-15EX को लेकर काफी चर्चा किया जा रहा है, लेकिन साथ ही इसके अलावा SU-35, MiG-35, रफाल, ग्रिपिन, यूरोफाइटर, F-21 और F-18 भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस टेंडर में इंडियन एयरफोर्स की सबसे पसंदीदा एयरक्राफ्ट रफाल होने वाला है, लेकिन रफाल को लेके यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो इसकी प्राइस को लेके, और अगर यहाँ पर रफाल भारत को कम कीमत पर ऑफर किए जाते हैं तो इस टेंडर में रफाल बिना किसी कंपटीशन के ही आराम से जीत सकता है। अब ये जो टेंडर ये 2007 से ही पेंडिंग पड़ा हुआ था और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी जल्दी से इसको फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अभी काफी कम हो चुकी है और तेजस की वर्तमान की जो भी ऑर्डर साइन किए जा रहे हैं वो MiG-21 फ्लीट को रिप्लेस करने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पर MMRC टेंडर भी डिले होता है तो इस सेगमेंट के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो प्लेस अभी फिर से वॉइड रहने वाली है। अगला अपडेट भी तेजस को लेके है और ये अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेके, और एक्सपोर्ट भी छोटे मोटे देश को नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट को होने वाली है। वैसे एक्सपोर्ट अभी हुआ नहीं है, बल्कि HAL की तरफ से यूनाइटेड स्टेट को तेजस के नेवल वेरिएंट को ऑफर किया गया था। अब सभी को पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से अपनी T-45 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था और इसमें HAL की तरफ से तेजस की लीड इन फाइटर जेट ट्रेनर वेरिएंट यानी कि लिफ्ट प्रोग्राम को ऑफर किया गया था।
अब यूनाइटेड स्टेट नेवी की एयर सिस्टम कमांड यानी कि नवीआर की तरफ से एचएएल को लिफ्ट प्रोग्राम की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में सवाल पूछे गए हैं या फिर एक रिपोर्ट को पेश करने के लिए कहा गया है। यूएस नेवी के इस प्रोग्राम के डायरेक्टर के मुताबिक वो अभी तेजस की नेवल प्रोटोटाइप की स्पेसिफिकेशन को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, जबकि लिफ्ट प्रोग्राम इससे थोड़ा बेहतर होने वाला है। और खास बात यह कि यूनाइटेड स्टेट की नेवी की तरफ से अभी जो 45 टेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया है, जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट एयरक्राफ्ट कैरियर में टच एंड गो तक ही सीमित रहने वाली है और वो इसमें अरेस्टेड लैंडिंग का भी कोई ऑप्शन नहीं दे रहे, जो कि स्पेशली यूएस नेवी के पायलट्स को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए ट्रेन करने में मदद करने वाला है। पर शायद इनको कभी भी सीधे तौर पर अरेस्टेड लैंडिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब इस सेगमेंट में बोइंग और साब की T7 रेडहॉक एक एयरक्राफ्ट है जो कि यूएस नेवी की इस रिक्वायरमेंट में फिट हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर तेजस की बात करें तो तेजस इससे भी एक कदम आगे है, क्योंकि तेजस INS विक्रमादित्य से टेक ऑफ कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो यूएस नेवी की कैरियर्स में लैंड करना या फिर टेक ऑफ करना तेजस के लिए कोई दिक्कत का काम नहीं होने वाला है। अब देखने वाली बात यह कि क्या यूनाइटेड स्टेट नेवी आगे चल के तेजस में इंटरेस्ट दिखाती है या बोइंग की ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ जाना पसंद करती है। पर अभी भी इस बात को लेकर एचएएल और यूएस नेवी के बीच बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और इजराइल को लेके है। एक दिन पहले आपको पता होगा इजराइल की एम्बेसी के सामने एक लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके बाद से ही भारत और इजराइल दोनों की तरफ से इसके पीछे कौन ये जानने की कोशिश किया जा रहा है। इजराइल की एम्बेसडर रॉन मल्का की तरफ से बताया गया कि भारत और इजराइल की एजेंसी अभी इस पर जॉइंटली काम कर रहे हैं और दोनों ही देशों की इंटेलिजेंस टीम की तरफ से किए गए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में अभी इस लो प्रोफाइल आईडी अटैक को लेकर कुछ क्लू को भी इकट्ठा किया जा चुका है। अभी हालांकि प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक जांच कंप्लीट हो चुकी है, जिससे ये पता लगा है कि इस एक्सप्लोजन के दौरान जो एक्सप्लोसिव मेटेरियल का इस्तेमाल किया गया था वो PENT था और ये एक मिलिट्री ग्रेड का एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो कि इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती है और इनको मेनली अलकायदा जैसे संगठन की तरफ से बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्लास्ट साइट में एक हाई वोल्ट की 9 वोल्ट की बैटरी को भी बरामद किया गया था, जिसको शायद किसी भी ट्रांजिस्टर के साथ फिट करके वहां पे इस्तेमाल किया गया था और उसी की मदद से बम को ऑपरेट किया गया था। और ये एक बहुत ही सस्ता और कॉमन तरीका है जिसको सुअर लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आईडी था इसमें बॉल वेयरिंग का इस्तेमाल किया गया था और इन सभी को एक बर्तन में या फिर टिफिन बॉक्स में फिट किया गया था, जिसके बाद इसको गमले में आके फिट करके रख दिया गया था। अब इजराइल के एम्बेसडर का यह भी कहना है कि उनको पहले से ऐसे थ्रेट आ चुके थे और ये हमला पहले से प्लान करके रखा गया था, लेकिन वो इससे डरते नहीं है और अभी भारत और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से इस पर मिलकर छानबीन किया जा रहा है। तो इसके पीछे जो भी थे उनका जल्द ही पता लगाया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। TNN की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से भी ऑटोमेटिक स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम को कमीशन किया गया, जो कि हमारी नेवी की एयरक्राफ्ट की स्पेयर पार्ट्स को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी सभी स्टोर हाउसेस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और कुल मिलाकर 17 में से 8 अभी तक अपग्रेड किए जा चुके हैं और बाकी जल्दी अपग्रेड होने वाले हैं। अब इन सभी में जो मेन स्टोर हाउस है वो गोवा में और यहीं से इंडियन नेवी की मैक्सिमम एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट करते हैं। पहले यहाँ पर डीजल ड्रिवन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि मटेरियल्स को ट्रांसफर और हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन अभी इनको मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि ग्लोबल लेवल में हमारी कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में थोड़ा बहुत मदद करने वाली है। इस प्रोजेक्ट को 2019 की मार्च से शुरू किया गया था और इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 52 करोड़ के आसपास का था और अभी इसको जुलाई 2021 तक ही कंप्लीट करने का फैसला किया गया और इसमें मेटल लैंडिंग इक्विपमेंट के साथ साथ CCTV सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम और मॉडर्न स्टोरेज सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से और अभी चाइना की तरफ से एक अजीब तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। अब सभी को पता होगा कि अभी लद्दाख में भारत और चाइना के बीच फेसअप चल रहा था और पता नहीं ये फेसअप और कितने दिनों तक चलने वाली है। इसी बीच दोनों ही देशों की जो रिलेशन है वो काफी खराब होने लगा है और अभी कुछ दिन पहले ही चाइना की तरफ से भारत को ये धमकी दिया गया था कि अगर भारत की तरफ से चाइनीज ऐप्स के ऊपर पाबंदी हटाया नहीं जाता है तो आगे चल के इसका असर भारत और चाइना के बायलैटरल रिलेशन के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि इससे चाइनीज कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे बाइटडांस को हो रहा है, जिसका सीधा कनेक्शन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। लेकिन आज चाइना की तरफ से अपने स्टेटमेंट में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं और चाइना के मुताबिक भारत और चाइना के बीच जो बायलैटरल रिलेशन है वो काफी मायने रखता है और अभी बॉर्डर में जो भी चल रहा है उसका भारत और चाइना के बायलैटरल रिलेशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। स्टेटमेंट अभी चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन जाओ लिजियान की तरफ से दिया गया था और ये जो स्टेटमेंट दिया गया था दरअसल हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए दिया गया था, क्योंकि हाल ही में एस जयशंकर ने बताया था कि भारत और चाइना की बायलैटरल रिलेशन अभी एक क्रॉस वर्क पर मौजूद है, जहां पर दोनों ही देशों की आपसी रिलेशन किस रास्ते में जाएगी ये चाइना की तरफ से किए जाने वाले मूव के ऊपर ही डिपेंड करता है।
इसके बाद चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने बताया था कि बॉर्डर इशू को लेकर अभी डिप्लोमेटिक वे में रिजॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इसका अभी हमारे बायलैटरल रिलेशन को लेकर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही पिछले 2 दशकों से भारत और चाइना के रिलेशन काफी बेहतर होते जा रहे थे, तो अभी जो रिसेंट फेसअप हुआ है इसमें दोनों देशों को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, जिससे आगे चल के बेहतर रिलेशन को बनाया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके है। जब से यूनाइटेड स्टेट में नई सरकार बनी थी तब से इस बात को लेके काफी चर्चा किया जा रहा था कि बाइडेन गवर्नमेंट आगे चल के भारत के खिलाफ किस तरीके का रवैया अपनाने वाली है, क्या ये प्रो इंडिया रहने वाली या फिर एंटी इंडिया होने वाली है। लेकिन फाइनली अभी इस बात को लेके थोड़ा बहुत पर्दा हटने लगा है, क्योंकि हाल ही में ही जब न्यूली अपॉइंटेड यूएस ऑफिसर को भारत और यूएस के फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उन्हें बताया था कि बाइडेन सरकार आगे भी भारत के साथ यूएस के रिलेशन को और बेहतर करने की कोशिश करने वाले हैं और साउथ एशिया में यूनाइटेड स्टेट की जो पॉलिसी है उससे और भी बेहतर और मजबूत करने की कोशिश किया जाएगा, जिसमें भारत एक अहम रोल निभाने वाला है। उन्होंने बताया कि भारत और यूएस का रिलेशन सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही शुरू नहीं हुआ था, इससे पहले भी क्लिंटन, बुश और ओबामा सरकार के दौर में भी भारत और यूएस के रिलेशन काफी अच्छे थे और अभी इससे और भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी इसमें एक और चीज ऐड किया गया था जिसमें ये बताया गया कि आगे चल के यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान के साथ भी अपने रिलेशन को बरकरार रखने की कोशिश करने वाला है, जो कि भारत और यूएस के रिलेशन से इंडिपेंडेंट होने वाला है और वो इसे बैलेंस्ड वे में रखने की कोशिश करने वाले। यानी कि इससे पहले पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो फाइनेंशियल एड्स को दिया जाता था वो वापस अभी मिलना शुरू होने वाला है, जिनको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाल ही में ब्लॉक कर दिया गया था। और आगे चल के हो सकता है ये सब भारत को पसंद नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी अगर यूएस और चाइना की पॉलिसी को लेकर जब सवाल किया गया तो उसमें यूएस ऑफिशियल की तरफ से बताया गया था कि बाइडेन सरकार की चाइना पॉलिसी को लेकर जो अप्रोच रहने वाली वो ट्रंप सरकार की तरह इतना एग्रेसिव तो नहीं रहेगा, लेकिन इसमें वो सीधे तौर पर भारत के साइड में रहने वाला है। यानी कि हमें आगे चल के काफी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।